एक लड़के की पुलिस में नौकरी लगने के बाद उसकी शादी तय कर दी जाती है और शादी के बाद दुल्हन उसके घर आ जाती है। बड़े अच्छे से उसका घर परिवार चलने लगता है। धीरे धीरे कुछ ही समय बीतता है, जो खुद पुलिस वाला होता है वो अपनी साली पर मोहित हो जाता है और साली के साथ संबंधों में पड़ जाता है। उसके बाद इस सब के बारे में जब पत्नी को घर वालों को पता चलता है तो होता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कांड। उस पुलिस वाले की डेड बॉडी एक किले के अंदर मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना बताने जा रहा हूं, राजस्थान के बूंदी जिले एक अभिषेक नाम का लड़का जिसकी उम्र होती है 28 साल और जिसकी शादी तय कर दी जाती है। शादी भी लगभग 150 किलोमीटर दूर तय की जाती है। जिस लड़की से उसकी शादी होती है उसका नाम होता है रीना। रीना की उम्र होती है 25 साल। दोस्तों, शादी के बाद वो बड़े अच्छे से आराम से रहने लगते हैं और जो पति होता है वो पुलिस में ड्यूटी किया करता है। सुबह अपनी ड्यूटी पर जाता है और शाम को अपने घर आ जाता है। घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है। जब भी रीना को अपने मायके जाने की ज़रूरत पड़ती है तभी वो अपने पति को साथ लेकर जाती है, क्योंकि उनके मायके की जो दूरी होती है वो 150 किलोमीटर होती है। दोस्तों, ऐसे ही जब भी पति अपने ससुराल में पहुंचता तो वहां पर उसकी एक साली होती है जो इस रीना की ममेरी बहन होती है, जिसका नाम होता है सामा और जिसकी उम्र होती है 20 साल। अब जो जीजा होता है वो उस ममेरी साली के साथ में अवैध संबंधों में आ जाता है और धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। इस सब के बारे में ना तो घर वालों को पता चलता है और ना ही खुद उसकी पत्नी को पता चलता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन का वाकया होता है जब पत्नी अपने पति से जिद करती है और कहती है कि क्यों ना हम अपने मायके चलें और 2-4 दिन वहाँ रह कर आएँ। फिर पति भी एकदम से तैयार हो जाता है और जैसे ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं, खाना वाना खाकर रात में कमरे में जाकर सो जाते हैं। उसके बाद रात को करीब 12 बजे का टाइम होता है जब पत्नी रीना को कुछ खुसफुसाने की आवाज़ आने लगती है। एकदम से रीना की आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही दीवार के पीछे जाकर देखती है तो रीना को पता चलता है कि उसका पति उसकी ममेरी बहन के साथ अवैध संबंधों में है। वो बिना कपड़ों के एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं। यह सब देखकर पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप आकर अपने बेड पर सो जाती है। उसके बाद जैसे ही अगली सुबह होती है तो सब घर वालों को इकट्ठा किया जाता है। सबको इस सब के बारे में बताया जाता है जो कांड रात को हो रहा था। इधर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। अब जो दामाद होता है अभिषेक, उसको बुलाया जाता है। उससे कहा जाता है कि तूने ये पहली बार ऐसी गलती की है, तुझे अब हम क्षमा कर रहे हैं, लेकिन अगर तूने आगे ऐसी गलती दोबारा की तो तुझे हम क्षमा नहीं करेंगे। उसके बाद जो पत्नी होती है रीना, वो भी बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है। फिर जो पति अभिषेक होता है वो कहता है कि मैं बहक गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मुझे माफ़ कर दो, आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मायके से चलकर जो पत्नी होती है अपनी ससुराल के लिए चल देती है और रास्ते भर भी जो पति होता है वो अपनी पत्नी से यही कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। अब जो पत्नी होती है वो भी मान जाती है। अब पत्नी को भी लगने लगता है कि मेरा पति सुधर चुका है, अब वो ऐसा काम नहीं करेगा। फिर वो अपने घर पहुंच जाती है और घर पहुंचकर जो पति होता है वो मानने वाला नहीं होता, अपनी साली के पास फ़ोन करता है और फ़ोन करके उससे बातचीत किया करता है और जब भी उसे समय मिलता है उसे कहीं दूसरी जगह बुलाकर उसके साथ में संबंध बनाया। तो पत्नी अपने पति को फ़ोन पर बात करते हुए सुन लेती है तो उसका क्रोध बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इधर अपने मायके में फ़ोन करती है तो घर वाले भी कहते हैं कि ये लड़की मानने वाली नहीं है, ये उससे लगातार बातें करती है। अब जो पत्नी होती है रीना, उसको बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ जाता है। वो अपनी ससुराल को छोड़कर अपने मायके आ जाती है और अपने पति के ऊपर केस कर देती है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अब पति भी परेशान हो जाता है और पति अपनी ड्यूटी पर जाने लगता है। एक दिन का वाकया होता है, पति जब सुबह अपनी ड्यूटी पर जाता है लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटता। अगले दिन भी वो घर नहीं लौटता। घर वाले यही सोचते हैं कि शायद नाइट में उसकी ड्यूटी लग गई होगी, लेकिन अगले दिन भी घर नहीं लौटता। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ होता है। तो घर
वाले परेशान हो जाते हैं और वो उसी थाने में पहुंच जाते हैं जहां पर उसकी ड्यूटी होती है। वहां पर जाकर पूछा जाता है तो वहां के जो लोग होते हैं, जो वहां पर सिपाही तैनात होते हैं, वो यही कहते हैं कि यहाँ पर तो अभिषेक आया ही नहीं, वो तो 2 दिन से ड्यूटी पर आ ही नहीं रहा। अब घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर पुलिस में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी हरकत में आ जाती है और पुलिस हरकत में आने के बाद इसकी जांच पड़ताल में लग जाती है। अभिषेक के सीडीआर की रिपोर्ट निकालती है और सीडीआर की रिपोर्ट से पता चलता है कि अभिषेक की जो लास्ट लोकेशन थी वो विजयगढ़ के किले के पास थी। अब पुलिस विजयगढ़ के किले के पास भी जाकर देखती है, लेकिन वहां पर उसे कोई क्लू नहीं मिलता। लेकिन फिर आसपास के लोगों से जब बातचीत की जाती है तो पता चलता है अभिषेक के अवैध संबंध इसी की साली सामा के साथ थे। अब पुलिस तुरंत ही सामा के पास पहुंच जाती है और सामा से जब पूछताछ करती है तो सामा भी बस यही कहती है कि साहब मेरे अवैध संबंध तो थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा जीजू गया कहाँ है। मेरे जीजू बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब पुलिस सामा के मोबाइल की सीडीआर रिपोर्ट निकालती है, जो सामा होती है उसकी लास्ट लोकेशन भी वहीं की होती है। अब पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और पूरी जांच पड़ताल के साथ सामा के मोबाइल को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि ये एक लड़के के साथ में बहुत ही ज़्यादा बातचीत करती है। उस लड़के का नाम नावेद होता है। फिर नावेद के मोबाइल को ट्रेस किया जाता है, उसकी भी लास्ट लोकेशन वहीं पर मिलती है। तो अब एकदम से पुलिस हरकत में आ जाती है और तुरंत ही सामा और नावेद दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और फिर पुलिस अपने रवैये के साथ पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में सामा और नावेद टूट जाते हैं और सब कुछ सच सच बताने लगते हैं। वो सामा बताती है कि साहब आज से कुछ दिन पहले से ही मेरे जीजा के साथ मेरे अवैध संबंध थे। जब भी वो हमारे यहाँ आया करता था तो मेरे साथ में संबंध बनाया करता था। मैं भी उसके साथ खुश थी, लेकिन वो मेरे से शादी करने की जिद पर अड़ जाता है क्योंकि मेरी जो जीजी होती है उसके साथ उसका तलाक होने वाला होता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा तलाक हुआ है, अब मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ। लेकिन मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी। जिस लड़के से प्यार करती थी उसका नाम होता है नावेद। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसके साथ तो मैं बस टाइम पास किया करती थी। लेकिन ये मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाने लगता है, ज़बरदस्ती करने लगता है। फिर मैं एक दिन इससे कहती हूँ कि अगर तुम्हें मेरे साथ में शादी करनी है तो मेरे से मिलने के लिए विजयगढ़ किले में आना होगा। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को पहले ही अपने साथ लेकर चली जाती हूँ और विजयगढ़ के किले में पहुँच जाते हैं। जैसे ही अभिषेक विजयगढ़ के किले में पहुँचता है, मेरे साथ में बातचीत करने लगता है। जो मेरा बॉयफ्रेंड होता है नावेद, वो पीछे से एक पत्थर उठाता है और इसके सर में मार देता है। जैसे ही सर में पत्थर लगता है, खूनम खान हो जाता है, वहीं पर ये बेहोश हो जाता है। फिर इसके गले को दबाकर इसको वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहीं पर एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे के अंदर इसकी डेड बॉडी को दफना दिया जाता है। उसके बाद हम चुपचाप अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों, इस समय को बीते हुए लगभग 4 साल का समय हो जाता है। पुलिस को जांच पड़ताल करते करते 4 साल में ये सारे क्लू मिलते हैं और 4 साल के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर इन दोनों ने अभिषेक को गाड़ा था। फिर उस जमीन की खुदाई की जाती है तो वहां पर पता चलता है कि कुछ हड्डियों के अवशेष यहाँ पर बचे हुए हैं, लेकिन हड्डियों के अवशेषों से कैसे पहचाना जाए कि ये अभिषेक ही है। फिर उन अवशेषों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाता है। जब उस सब का डीएनए टेस्ट होता है तो पता चलता है कि ये अभिषेक शर्मा का ही डीएनए है। उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार करके इन्हें जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक पति जो अपनी पत्नी के होते हुए अपनी साली पर इस प्रकार मोहित हो जाता है, वो अपनी पत्नी को तलाक देकर अपनी साली के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन उसके साथ में होता क्या है कि उसे खुद अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? यहाँ पर जो पति ने किया क्या सही था या गलत था, या उसकी साली ने या उसकी पत्नी ने जो किया वो सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को वर्गलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।